हेलो दोस्तों, जय श्री जगन्नाथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआई भुवनेश्वर ने जो अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर जो रिलीज़ किया हुआ है, जो प्रोस्पेक्टस भी बोल देते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आरआई भुवनेश्वर ने अपने वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें दी थी, जैसे सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, मिडिल सेकेंडरी स्टेज जो भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में, और थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी हिंट दिया था। ठीक है, बट आज के जो ब्रोकर है इन्होंने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोकर है आरआई भुवनेश्वर की तरफ से। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये बस अबाउट द इंस्टीट्यूट के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, द कैंपस के बारे में है ये सब, इंटीग्रेटेड टीचर आईटीपी के बारे में आप अगर पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, जो उनका होता है ना, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी से। ठीक है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज एज अंडर। हाँ भाई, क्या दिया है? कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी और +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 5+3+3+4 जो नैव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको सीनियर सेकेंडरी यानी +2 12th जो है उनको पास करना चाहिए विथ ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50%। ठीक है, the relaxation in percentage of marks in the senior secondary or +2 examination or its equivalent examination under 5+3+3+4 structure for scheduled caste, scheduled tribe, person with disability shall be as per the rules of government of इंडिया। ठीक है, तो जो भी रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ये जो एलिजिबिलिटी है, जो 50% जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना 12th में, तो इसकी जो छूट मिलती है वो ST SC और PWD वाले बच्चों को मिलती है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार। ठीक है, कैंडिडेट मोस्ट हैव अपियर्ड इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये NCET में आपको जो अपियर होना था, अगर आप NCET का एग्ज़ाम नहीं दिए हो तो फिर आप नहीं दे सकते हो, यानी नहीं जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं आरआई भुवनेश्वर ऑफर्स द फॉलोइंग। ठीक है, आपको जैसे पता है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, BA BEd भी देखने को मिलते हैं। टोटल यहाँ पे 200 सीट्स। ठीक है, टोटल यहाँ पे 200 सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एडमिशन बाकी ये तो फालतू कुछ दिया नहीं है इतना खास, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12th in any other of the following stream and subject combination are eligible to apply for admission। ठीक है, जो भी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम होती है, साइंस और BA, ये सब जो भी स्ट्रीम है और जो भी सब्जेक्ट्स होती है कम्बिनेशन, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में सारे जो बच्चे हैं ये एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या स्ट्रीम है, क्या सब्जेक्ट है, वो भी देख लेते हैं क्या दिया है। स्ट्रीम देखो, साइंस फॉर BSc BEd प्रोग्राम, जो जिन बच्चों की स्ट्रीम साइंस थी वो BSc BEd कर सकते हैं खाली। ठीक है, वो BA BEd नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स क्या क्या रहना चाहिए था। ठीक है, साइंस स्ट्रीम फ्रॉम क्लास 12th विथ द सब्जेक्ट ईदर फिजिक्स, या तो फिजिक्स होना चाहिए था, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, देखो या तो आपके पास होना चाहिए था PCM, जो 12th में साइंस लिए थे आप, या तो आपके पास PCM होना चाहिए था, या फिर होना चाहिए था PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में, फिजिक्स कह रहा हूँ 12th में। ठीक है, अब अगर आर्ट स्ट्रीम से आप थे तो आप BA BEd कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या रहने चाहिए थे भाई, सब्जेक्ट की यहाँ पे बात ही नहीं की है। इन लोगों ने कहा है कि अगर आप BA BEd करना चाह रहे हैं प्रोग्राम, तो आप किसी भी स्ट्रीम से थे, आप 12th में कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी स्ट्रीम से थे आप जो है BA BEd कर सकते हो। ठीक है, बट उसमें भी एक शर्त और है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था NCET का, उसमें
एक या तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी इंग्लिश सब्जेक्ट आपने नहीं दिया है तो हो सकता है आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में भी दिया है आगे, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट हैव स्टूडेंट मस्ट हैव अपियर्ड इन द, भाई ये तो जनरल सी बात है, एनटीए इन द एनटीए एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो आपका होना चाहिए, ठीक है, ये डोमेन सब्जेक्ट। अगर आप बीएससी बीएड प्रोग्राम करना चाहते हो, बीएससी बीएड, तो फिर आपको एनसीईटी एग्ज़ाम में या तो फिज़िक्स, ठीक है, या तो फिज़िक्स रहना चाहिए था, या फिर केमिस्ट्री, मतलब सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, ठीक है। अगर इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट एनी वन कहा है ना यहाँ पे, देखो एटलीस्ट एनी वन, ठीक है। तो एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट भी अगर है तो आप एलिजिबल है बीएससी बीएड। तो बच्चे पूछते हैं कि भाई मेरा जो है ना, कोई कोई बच्चा ऐसा भी कहता है कि मेरा फिजिक्स था, बायो था और मैथ भी था, ठीक है, बट केमिस्ट्री नहीं थी, तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं? तो भाई देख लो, एलिजिबल हो आप, है ना। फॉर बीए बीएड प्रोग्राम, ठीक है, जियोग्राफी और इंग्लिश, ठीक है, एनसीईटी एग्ज़ाम में चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, आपको इंग्लिश रखना चाहिए था, ठीक है, या तो जियोग्राफी रखते या फिर इंग्लिश। आप कहोगे भाई भाई मैं किसी भी स्ट्रीम से हो आप, मैं मान रहा हूँ, आप कॉमर्स से भी हो, लेकिन आपको इंग्लिश तो रखनी चाहिए थी, जनरल लैंग्वेज जो एक इंग्लिश का डोमेन में तो होना चाहिए, या तो इंग्लिश कम्युन दो भी होते कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक एटलीस्ट होना चाहिए था, ठीक है। बट जो बच्चे किसी भी स्ट्रीम से हैं, ट्वेल्थ में कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, और एग्ज़ाम दिए हैं बट इंग्लिश है ना जियोग्राफी एनसीटी के एग्ज़ाम में, और कह रहे हैं कि भाई हम बीए बीएड करना चाह रहे हैं, तो आप देख लो भाई एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आईटीएफई 4 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल मेजर आपको मिलता है, आपको पता है, विथ वन मेजर इन एजुकेशन, एक मेजर आपको तो एजुकेशन में रहता है, अनदर जो रहता है वो इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में रहता है। जैसे कि बीएससी बीएड में आप मेजर रख सकते हो, बॉटनी रख सकते हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कोई एक। माइनर ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही बीए बीएड में भी आप मेजर दो चूज कर सकते हो, ठीक है, या तो इंग्लिश या फिर दो कहा क्या मैंने, एक, अगर दो कहा है तो एक जो मेजर रहता है वो आपका एजुकेशन में रहता है, देख सकते हो, ठीक है, एक मेजर, और दूसरा आपके जो स्ट्रीम रहता है ना, जो भी कोर्स होता है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड में फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब होता है। और बीए बीएड में या तो इंग्लिश, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी, आप किसी एक को जो है मेजर रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारे माइनर है, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ओडिया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये द मीडियम इन इज़ इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर अदर लैंग्वेज, तो कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ज्ञान की बातें ये सब आपको पता है, ठीक है। एक ये चीज़ पढ़ लो, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू पे ए रजिस्ट्रेशन फी ऑफ Rs 500 थ्रू द ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिंक ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विच इज़ नॉन रिफंडेबल, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो यहाँ पे भरना होता है, जो कि है 500, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी की बात नहीं की है, सारे बच्चों के लिए सेम एक ही फ़ीस है, और जो कि है 500 रुपये, ठीक है। भोपाल में क्या होता है ना, पिछले साल कि ओबीसी और जनरल जो बच्चे होते हैं ईडब्ल्यूएस, इनको 1000 रुपये पे करने होते थे, ठीक है। बट यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं की है, इन्होंने बस बोला है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होने वाली है आपकी वो 500 रहने वाली है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रूव हिज एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन, ठीक है। आप जो भी रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हो उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे भाई एसटी में हूँ और आपके पास एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे ये बात बोली भी है, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कोटा विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी सब कैटेगरी इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, ठीक है, आप रिजर्वेशन पाना चाहते हो, तो आपको उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, आपको फिर जनरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, जनरल में आप आ सकते हो। RI भुवनेश्वर विल नॉट रिफंड, ठीक है भाई, ये तो रिफंडेबल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव पास
हाँ, ये एक ज़रूरी बात है, ठीक है। ये देख लो, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 years, दैट इज़ 2024, 2025, 2026, ठीक है। 2026 तो यही ये अपियरिंग ईयर है ना, जो भी 12th के बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। तो 3 साल का गैप नहीं, 2 साल का गैप रहता है, ठीक है। 2026 के से आप अगर पास आउट हुए हो 12th में, तो फिर आप एलिजिबल हो, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब 2023 में पास आउट हो, 3 साल का आपका गैप ईयर हो गया है, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक डाउट आता है बच्चों को कि भाई हम अलग कोर्स जो है कर रहे थे, ठीक है, हम ये नहीं पढ़ रहे थे, मतलब 12th के बाद सीधा नहीं आ गया, हम 2023 पास आउट हैं, बट 2023 के बाद हम कोई और कोर्स भी जो है कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हम जो है ड्रॉप हैं, हम ड्रॉप ईयर माना जाएगा, हम गैप ईयर हमको माना जाएगा? तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई ड्रॉप गैप आपने पढ़ा ना, कुछ तो पढ़ा, ठीक है, आपका कोई गैप थोड़ी रहा, कोई भी कोर्स किया हो, ठीक है, थोड़ी कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। फॉर अप्लाइंग टू द ITEP कैंडिडेट विल हैव टू पे, ये इसके बारे में बात कर ली, 500 रुपये आपको भरने पड़ते हैं, ठीक है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल कंसिडर कंप्लीटेड आफ्टर द रिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे होने के बाद ही कुछ हो सकता है। कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर द ITEP बट डज नॉट फुलफिल, भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल नहीं करते हो, तो फिर आपको एडमिशन, आपको सीट अलॉट हुई भी होगी ना, तो फिर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फाउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, तो फिर आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट मोस्ट सिलेक्ट प्रेफरेंस एज फॉर देयर चॉइस, ठीक है। आप एक ही, जो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। आप ITEP मिडिल स्टेज में करना चाह रहे हो, या फिर ITEP मिडिल स्टेज में आपको 2 स्टेज मिल जाते हैं ना, BSc B.Ed 2 कोर्स मिल जाते हैं, या फिर आप ITEP सेकेंडरी, ठीक है। आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, ठीक है। ITEP मिडिल, ITEP सेकेंडरी, 2 प्रेफरेंस आपको मिलते हैं। द मेरिट लिस्ट reference will be given to candidate considering the following criteria merit, अच्छा, इसी बेसिस पे होगा, ये लोग कह रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एनी अदर, ठीक है। जो भी आपने प्रेफरेंस भरा होगा, ये मेरिट के हिसाब से होगा, ठीक है। मानो आपने BSc में क्या है, ठीक है, BSc सेकेंडरी में क्या है, तो कोई मेजर आपने प्रेफरेंस भरा है, तो आपको जूलॉजी में क्या है, फिर जूलॉजी जो CVG होती है आपकी, ठीक है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, जो आपने प्रेफरेंस 3 भरे, तो इसके हिसाब से जो आपको सीट अलॉट की जाएगी, वो आपके मेरिट के बेसिस से, मेनली यही होता है, ठीक है, मेरिट के बेसिस से। उसके अलावा ये सारे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। द मेरिट लिस्ट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी सीट विल कंप्राइज ऑल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। जब आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, तो भाई जो ईवर कैटेगरी होती है, मैंने बोला ये जनरल के लिए रिजर्व नहीं होती है, इसीलिए ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि खाली जनरल का ही बच्चा यहाँ पे जो है इस कैटेगरी में फॉल करेगा, और जो सीट्स होती है वो खाली जनरल वालों की नहीं। आप अगर ST SC भी से भी बिलोंग करते हो, और जो आपके जो नंबर है वो किसी जनरल बच्चे से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, आपको ST SC की तो रिजर्वेशन मिलेगी, वो तो बात है ही। इसके अलावा भी अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे, तो आप फिर उस कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। अगर किसी जनरल बच्चे से आपका मार्क्स हाई है, ठीक है, जो जनरल बच्चा जो है जनरल कैटेगरी में नहीं आ पा रहा, ठीक है। If candidate belonging to ST, SC, OBC, NCL, EWS, PW category do not have a valid certificate document issued by respective issuing authority at the time of admission, they will not be considered for allocation in the relevant category as claimed, ठीक है। तो आपका नहीं हो पाएगा, जिस भी कैटेगरी के लिए आप क्लेम कर रहे हो कि भाई मुझे इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो भाई वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। द एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी,
जब आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद ये लोग कहते हैं आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट करने के लिए, ठीक है। एडमिशन पेमेंट करो, एडमिशन फ़ी आपके पे करने के बाद ही आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग होती है आपकी, ठीक है। ये देख सकते हो आपके कैंसिलेशन भी हो सकता है। एलोटेड सीट आपको मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमिशन हो गए। कोई भी कुछ भी आपको अगर फेल टू पे एडमिशन फ़ी आपने नहीं भरी तो फिर आपको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट आपने गलत भर भर दिया या नहीं भरा तो भी, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर पा रहे हो तब भी आपको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इनका टाई ब्रेकिंग का भी रूल पढ़ सकते हो। इन द इवेंट ऑफ टाई where टू और मोर कैंडिडेट हैव द सेम एनसीडी, सेम स्कोर है अगर आपका, तो इंस्टीट्यूट रूल विल बी अप्लाइड टू ब्रेक द टाई, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूट जो रूल है उनका, उस हिसाब से वो अपना रूल अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से जो टाई है किसको मिलेगी सीट वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। टाई केस विल बी डिसाइडेड बाय स्कोर्ड ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, फिर देखा जाएगा कि आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो स्कोर था, किसी दो बच्चे का सेम स्कोर आ गया सेम कैटेगरी में, तो क्या किया जाएगा फिर उनका ये देखा जाएगा कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना स्कोर किया था, जिसके ज़्यादा नंबर आए उसको सीट मिल जाएगी, ठीक है। फर्दर टाई विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। फर्दर टाई विल बी डिसाइडेड स्कोर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आप देखो भाई किसी दो बच्चे के टाई आ गया, ठीक है, सेम स्कोर आ गया, तो किसको लिया जाए, ठीक है। तो पहले देखा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, पहले चीज़ 1, ठीक है। उसके बाद भी टाई नहीं ख़त्म हो रहा, फिर भी दोनों टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेम रखे हुए हैं, तो फिर रीजनिंग देखा जाएगा, ठीक है। जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो भी था सब्जेक्ट वो देखा जाएगा, उसमें भी सेम है अगर, तो फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज देखा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज तो चाहिए ही है, चाहे बीए करो चाहे बीएससी करो, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज तो चाहिए ही दोनों में, ठीक है। द कैंडिडेट मोस्ट बी द कैंडिडेट मोस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ए वैलिड ओरिजिनल कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको भाई देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए है, उसके अलावा आपके जिस भी कैस्ट में आप फॉल करते हो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इन हीज और हर ओन नेम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि तहसीलदार से कम वाला जो ऑफिसर होता है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना सारे भाई। तहसीलदार से ऊपर के जो ऑफिसर है उनसे भाई इशू करवा रहे हो वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन उसके अंडर में जो आते हैं वो नहीं चलेंगे, ठीक है। द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिनल एयर, ठीक है, अपेयर्स इन द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल बताते हैं, ओबीसी एनसीएल, तो वो सारे बच्चों को भी यहाँ पे जो है ओबीसी कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है एज पर गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस में आने वाले बच्चों को अपना सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं भाई, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आईटेप बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए देख लेते हैं भाई। हर मेजर में इसमें क्या देखना, 10-10 सीट्स हैं हर मेजर में। फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, मैथमेटिक्स देखो, हर मेजर में आपको 10-10 सीट मिल जाती है, टोटल आपकी 50 सीट हो गई, ठीक है। और इसमें एक और बात ये है कि जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, ठीक है भाई, देखो सीट रिजर्वेशन में ना कभी पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से कैटेगरी नहीं रखी जाती है कि भाई यहाँ पीडब्ल्यूडी के लिए इतनी सीट जो है रिजर्व्ड है एकदम, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। सीट रिजर्वेशन के लिए मोस्टली ये होता है जनरल और फिर ओबीसी, ओबीसी के बाद एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यही 5, ठीक है। बट कोई बच्चा जो पीडब्ल्यूडी को कैसे मिलती है रिजर्वेशन, देखो पीडब्ल्यूडी को ना हर कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। वो कैसे, कोई भी जनरल से हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी बच्चा, जैसे कोई पीडब्ल्यूडी बच्चा है, ठीक है, वो एसटी भी है और पीडब्ल्यूडी भी है, तो सीट जो है ना एसटी की जो एक सीट है वो यहाँ पे मिल जाएगी पीडब्ल्यूडी के बच्चे को, ठीक है। वो देखा जाए हर तरह के रूल लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं पे अगर जनरल में कोई सीट खाली है तो वहाँ भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल हर कैटेगरी में सीट है ना पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। तो जहाँ हो पाएगा जिस हिसाब से उस हिसाब से, बस ये है कि 5% सीट जो हर कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है ना, कोई बच्चा जो है पीडब्ल्यूडी है, ठीक है, और किसी कैटेगरी में फॉल करता है तो भाई उसको रिजर्वेशन होने से ना वो उसको सीट मिल जाएगी, आपके भले ही उससे ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, बट उसको सीट मिल जाएगी क्योंकि 5% रिजर्वेशन है हर कैटेगरी में, ठीक है।
ITEP BSc बीएड मिडिल में भी सेम ही बात है, ठीक है। आपके 50 जो है सीट्स होती है और हर एक मेजर में 10-10 सीट्स आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ भी 5% सीट रिजर्व्ड हैं PWD के लिए हर कैटेगरी में, ठीक है। BA BEd के लिए आप देख सकते हो जियोग्राफी और इंग्लिश 2 ही मेजर मिल रहे थे आपको, ठीक है। तो 2 मेजर में 25 एंड 25 सीट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे BA BEd करना चाह रहे हो तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मेजर किसी भी मेजर के लिए ज्योग्राफी और इंग्लिश, ठीक है। ये मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज के लिए भी सेम ही बात है। अब देखते हैं भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होंगे, ठीक है। देखो भाई NCET 2026 एप्लीकेशन, जब आपने फॉर्म भरा था NCET एग्ज़ाम के लिए, वो चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो जाके अभी कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लो NTA के वेबसाइट से, ठीक है। उसके अलावा आपको NTA का स्कोर कार्ड भी चाहिए, ठीक है। क्लास 12th मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम सेम होने चाहिए, ठीक है, उसको इंडिकेट करने के लिए। क्लास 12th मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कैंडिडेट के नाम पर होना चाहिए, जो कि होता ही है। SC ST OBC NCL किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आप इशू करवाओगे, ठीक है। ये फॉर्मेट दे देते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट में फॉर्मेट दे देते हैं, उसको लेके प्रिंट आउट उसका फ़ोटोकॉपी निकलवाना होता है, ठीक है। किसी भी साइबर कैफ़े में जाओगे, वहाँ से निकलवा के ले आओगे और फिर उसको बस उसको फिल करके जो सिग्नेचर करवाना होता है किसी भी तहसीलदार के ऊपर वाले जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनसे, ठीक है। ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये चाहिए, ठीक है। ये स्कूल से ही आपको मिल जाएगा। कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी, जहाँ भी आप प्रीवियस ईयर में पढ़ रहे थे तो आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, कंडक्ट सर्टिफिकेट ही कैटेगरी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। ओरिजिनल एंड वैलिड कैस्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, कैस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू इशू सच ए सर्टिफिकेट, दैट इज़ मैजिस्ट्रेट होना चाहिए या फिर कलेक्टर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। इन केस ऑफ ST SC OBC EWS, ठीक है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, ठीक है। आपको ये समझ मत लेना कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट दोनों एक है। भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC और OBC EWS ये बताया जाता है, बट कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपकी जाति वो बताई जाती है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों बनवा लेना। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल, ठीक है। और ये भी ध्यान देना जो OBC बच्चे हैं, EWS के जो बच्चे हैं, इनके लिए जो सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 26 यानी 2026, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है भाई। सेम तहसीलदार के ऊपर वाले जो भी ऑफिसर होते हैं उनसे इश्यू करवाना पड़ता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर PWD बच्चों के लिए आप बनवा लेना भाई, ठीक है। 40% ये भी ध्यान देना, जो बेंचमार्क और डिसेबिलिटी होता है ना परसेंटेज में, वो 40% से हाई होना चाहिए या फिर 40% होना चाहिए, इससे कम नहीं। 39 भी है तो आप फिर कैंसिल कर दिए जाओगे, PWD नहीं माना जाएगा आपको। इश्यूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। चीफ डिस्ट्रिक्ट से कम वाले जो ऑफिसर होंगे उनसे नहीं होगा, ठीक है। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, वही सेम तहसीलदार के ऊपर वाला या तहसीलदार। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप लास्ट स्टडी जहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अदर देन उत्कल यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे थे तो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं भी पढ़ रहे थे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों ही चाहिए आपको, जो कि आपके स्कूल से आपको मिल जाता है। लास्ट स्टडी जहाँ भी आप पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूशन में, वहाँ से आप ला सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन एंटी रैगिंग जो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है, ठीक है, ये एडमिशन के बाद होता है ना, पेरेंट गार्डियन द्वारा आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ठीक है। एन एफिडेविट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट कोर्ट नोटरी पब्लिक स्टेटिंग दैट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सबमिटेड आर जेन्युइन, ठीक है। एक एफिडेविट ये भी आपको भरना होता है, ठीक है, कि जो सर्टिफिकेट आपने भरे हैं वो सारे जेन्युइन हैं, ठीक है, और कोई भी इनवैलिड नहीं है।
ठीक है। उसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, ठीक है, इनके बिलो का नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप कोई भी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना, ठीक है। रिलीविंग ऑर्डर इन केस, रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज़ एम्प्लॉयड, ठीक है, आपको रिलीविंग ऑर्डर भी चाहिए। ये पता नहीं क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी बच्चे टेलीग्राम पे हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रिलीविंग ऑर्डर के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है, ये मैंने देखा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, फ़ोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, ठीक है। और जो भी आप फॉर्म भरोगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, स्कूल, ये सारे सर्टिफिकेट आपको भरने चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ये सारे के होने चाहिए, ठीक है। पेमेंट रिसीट भी होना, जो आप पेमेंट करोगे हाँ उसको भी आप सेव करके रखना, ठीक है। उसका भी रिसीट चाहिए होता है एज प्रूफ, ठीक है। तो इसका आप फोटोकॉपी बनवा के रख सकते हो, ठीक है। द ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होंगे, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ ये, कैंडिडेट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज सोर्ट, मतलब गलत, ठीक है। तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल होगे जो अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो, ठीक है। इफ़ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी, अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं है आपके सर्टिफिकेट जो भी मार्कशीट का हो या जो भी है, ठीक है, तो आपको उसको फिर इंग्लिश हिंदी में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और वो भी ऐसे ही कर दोगे क्या, ऐसे ही नहीं कर सकते हो ना, वो सर्टिफाइड होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल जहाँ भी आप पढ़ रहे थे, ठीक है, जहाँ से भी आप लिए हो, ठीक है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो भी आपको कैरेक्टर और कंडक्ट TCVC ये जो भी मार्कशीट ये सब है ना, वो आपके सर्टिफाइड होना चाहिए किन से, प्रिंसिपल से, ठीक है। या फिर डायरेक्टर ऑफ द अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अदर डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टर उनसे जो है ये सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी जाके ये एलिजिबल होंगे। बाकी अब फीस देख लेते हैं क्या है, ठीक है। एडमिशन री एडमिशन फ़ी 500 है, एडमिशन फ़ी जो जिसको आप कह रहे हो। ट्यूशन फ़ी जो होती है आपके SC ST कैंडिडेट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द ट्यूशन फ़ी, तो SC ST जो बच्चे होते हैं उनको नहीं बनना होता है, तो 5,000 रुपये की आपको छूट मिल जाती है ST SC बच्चों को, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फ़ीस, ये सारे फ़ीस होते हैं, ठीक है, ये सब फीस होते हैं। गेम फीस, स्टूडेंट काउंसलिंग, ये सबको मिला करके आपका टोटल बन जाता है, ठीक है, 14,155 रुपये, ठीक है, 14,155 रुपीज़, ठीक है। उसके अलावा आपके क्वेश्चन मनी जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स उसके बाद ये आपको लौटा दिया जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये आपको भरना होता है, ठीक है, एक बार, ठीक है। तो ये कितना होता है, 1,100 रुपये, ठीक है। तो ये 14,000 रुपये, ये फिर 1,100, ठीक है, 15,000 समथिंग हो गया, 15,255 रुपये। ये हैंग कर गया भाई, हाँ। उसके अलावा हॉस्टल फ़ीस फॉर बोर्डर्स ओनली, ठीक है, जो बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनके लिए भाई देख सकते हो मेस का खर्चा होता है जो कि आपको एडवांस पे करना होता है, ठीक है। 2 महीने के लिए आपको पहले से भरना होगा, वो है 2,500 रुपये, 2,550 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल बनता है आपका 5,100 रुपये। बाकी ये सब मिला करके एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो 7,920, ठीक है। अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आपको 500 रुपये देने होते हैं, तो टोटल मिलके हो गया 13,520 रुपये, ठीक है। तो वो 15,000 हो गया था, ये 13,000 रुपये हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 28,000 रुपये, 28,000 रुपये, है ना। तो भाई यही है, ठीक है। टोटल जो OBC जनरल बच्चे हैं ना, इनको मिला करके आपके वही होता है भाई, RI में इतना ही होता है, 25 से 30,000, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है, इतना ही होता है आपको। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको छूट मिल जाती है ट्यूशन फ़ी की, तो आपको 5,000 रुपये कम पे करना पड़ता है, तो आपको 25,000, 20 से 25,000 में आपका हो जाता है, ठीक है।
बाकी ये सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो देख लो भाई। एम्पावर्ड टू इशूज SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो। ये सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा वो इशूड होने चाहिए, ठीक है। चीफ प्रेसिडेंट्स मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। PWD वाले बच्चों के लिए भी देख लेना भाई, 40% से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं माना जाएगा आपको PWD, ठीक है। बाकी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इसको आपको फ़ोटो कॉपी निकलवाना है, ठीक है। ये किन बच्चों के लिए है? फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट, ये SC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इसको आपको इसका फ़ोटो कॉपी निकलवा के यहाँ आपको साइन करवाना होता है, ठीक है। जो भी ऊपर दिए गए हैं, ये सारे ऑफिसर्स दिए गए हैं ना, ये सारे इनसे, ठीक है। अभी OBC नॉन क्रिमिलियर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए है, OBC वालों के लिए ये है। और नीचे ये किसके लिए? EWS बच्चों के लिए है ये। इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के इसको जो फिर जो ऑफिसर्स हैं उनसे आपको देखो ये सब भर लेना है, ठीक है, ये सब भर लेना है, खुद से ही भर लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी और से भरवाओ, खुद से भर लेना। फिर यहाँ पे देखो आपको साइन लगता है, देख रहे हो यहाँ पे सिग्नेचर विथ सील ऑफ ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे साइन लगता है। और यहाँ पे जो ऑफिसर, ठीक है, उनका यहाँ पे साइन लगता है, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे लगता है कि कौन उनका नाम क्या है, और यहाँ पे फिर वो साइन करते हैं, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो लगता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ भी OBC NCL के लिए भी सेम ही है, ठीक है, 2026 का होना चाहिए। और OBC NCL, हाँ। और यहाँ पे देखो कोई भी डेट नहीं मेंशन किया गया, SC जो बच्चे हैं, ठीक है। अब कहेंगे ST वाले बच्चे कहेंगे भाई हमारा तो दिया ही नहीं, ठीक है, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आपको साइन करवाना है, ये सारे बच्चों को करना है, ठीक है, ठीक है। अब ST वाले बच्चे कहेंगे भाई हमको तो दिया ही नहीं, तो भाई आपके लिए ये है, ठीक है, इसी में हो जाता है। ST SC बच्चे जो हैं इसी एक सर्टिफिकेट में हो जाता है, ठीक है। तो इसी को आप प्रिंट आउट निकलवा के जो साइन करवा लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है, काम बन जाएगा, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। बाकी अगर इसके हम कट ऑफ की बात करेंगे ना भाई, ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, तो जनरल में जिन बच्चों के नंबर भाई 400 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे 390 को भी मान सकते हो, बट मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, 400 मार्क्स जिनके आ रहे हैं अराउंड, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर लेना, आपका चांस है, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद EWS, ठीक है। OBC की बात करूँ अगर OBC, तो आप भी 480 से 490, सॉरी 480 कह रहा हूँ, हाँ, 380 से 390 के बीच में आ रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो भाई OBC और जनरल का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो लगभग सेम जाने वाला है, ठीक है, लगभग सेम जाने वाला है, क्योंकि जनरल सीट जो है बहुत कम है, ठीक है। OBC के कंपेयर में OBC वाले बच्चे ज़्यादा हो गए हैं इस बार, तो वो OBC वाले जो बच्चे हैं वो जनरल वालों के जो सीट हैं वो लेने वाले हैं इस बार, देखना। इस वजह से OBC का कट ऑफ और जनरल का लगभग सेम जाने वाला है, ठीक है, लगभग कह रहा हूँ। अरे यार ये कहाँ चला गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ST SC की बात करें अगर, ठीक है, EWS की बात करें, तो भाई आपके अगर 260, सॉरी यार क्यों 360 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अप्लाई कर लेना, आपका चांस है, आपका हो जाएगा। बाकी ST SC जो बच्चे हैं इनके लिए कहूँगा भाई आपका 340 से 350 भी आ रहा है, तो आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। 330 भी आ रहा है तो आप कर लेना, ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना, आपका होने का चांसेस है, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भाई खुश रहना, ठीक है, कोई बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई, ठीक है, आपको टेंशन क्यों लेना, ठीक है, आप हमारे पास आओ, ठीक है, हमसे बात करो आके, ठीक है, हमारा मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 199 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बता देता हूँ, NCET ITP अड्डा
अड्डा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सारे अपडेट्स आएंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मेंटरशिप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत करना, कोई वो वाली बात नहीं है। बट यूट्यूब आप ज़रूर से जो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़रूरी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था गाइज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई किसी और टॉपिक के बारे में, ठीक है। अभी आरआई और भोपाल के भी प्रोस्पेक्टस आने वाले हैं, अजमेर के आने वाले हैं, ठीक है। भोपाल का आई गेस आ भी गया है, ठीक है, अजमेर मैसूर का नहीं आया है, तो उसके बारे में सारी चीज़ों की बात करेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके लिए, वीडियोज़ आएंगी, आती रहेंगी, ठीक है। आई गेस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गई, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो बस गाइज खुश रहना, ठीक है, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं लेना है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।